मेरे सभी भाइयों और बहनों को राम राम, बहुत बहुत राम राम। दोस्तों, आज अपना नया मॉक 17वां मॉक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपने देखा कि पीछे जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे अपने लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं। और यहाँ से आपको एक बात ये भी मालूम चल रही होगी कि जो पीवाईक्यूज है ना, उसमें आपने देखा कि एनसीईआरटी का कितना बढ़िया रोल है। मतलब एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, एज इट इज क्वेश्चंस। जो लाइन है ना वो एज इट इज सीधी सीधी आएगी, बस पहचानना है आपको। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि पढ़ने का तरीका जो है वो मैटर करता है। आप पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का जो मटेरियल है वो तो आज सभी के पास अवेलेबल है, हालांकि वो भी मैटर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। बट आज मोस्टली सारा तरह का मटेरियल अवेलेबल है, कोई वो इश्यू नहीं है। आज नेट है, इसके थ्रू आप जो चाहे मटेरियल आप अवेलेबल अपने पास करवा सकते हैं। बट जब ये सभी के पास अवेलेबल हो गया तो अब मैटर ये करता है कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। बढ़िया ढंग से पढ़े दोस्तों, शानदार ढंग से, कोताही न बरतें। ठीक है, राम का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके अपने आज का मॉक प्रारंभ करते हैं। ईश्वर से मैं फिर से प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, मेरे सभी साथियों को सफलता प्रदान करें। जो देख रहा है उसको भी, जो नहीं देख रहा है उसको भी, समस्त जगत में कल्याण हो। हे परमपिता परमात्मा, जागे सबकी आत्मा, संसार बने धर्मात्मा, और यही हमारी प्रार्थना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन, पहला क्वेश्चन आपके सामने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं। समकोण पर मतलब ऐसे, ये समकोण पर मिली। एक प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। दूसरे समतल दर्पण पर परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का पूछा है। ये इस तरह से क्या है, समतल दर्पण है, वस्तु परिचय 2024 का क्वेश्चन है। अच्छा, कहाँ कितने 30 डिग्री कोण प्राप्त हो रही है। ये पहले 30 डिग्री कोण प्राप्त हुई, मतलब अपवर्तन कोण कितना है? 30 डिग्री का कोण है। 30 डिग्री का कोण, ये 30 डिग्री का है, यह विलंब हो लिया। अब ये यहां से इस पे जाएगी, दूसरे पे इस पे पूछा है। ये 30 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का, हमें अच्छी तरह मालूम है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये कोण आई है, ये कोण आर है। अब ये यहां से फिर से इस तरफ जाएगी और ये यहाँ क्या बनेगा? विलंब बनेगा। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। क्या है? समांतर रेखा। ये एक तिरछी रेखा काट रही है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। एकांतर कोण बोलते हैं। ये 30 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का, तो ये पूरा 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का, तो ये इसके लिए कोण आई है, ये इस घटना के लिए कोण आर हो जाएगा। दोनों बराबर होंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री कोण। ऑप्शन बी। किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेस पसंद करेंगे? अब कोई कहेगा सर ये बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चंस है, ऐसे वैसे। घंटे क्वेश्चन है क्या ये? 10th क्वेश्चन, 10th क्लास की बुक में से एज इट इज उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। एज इट इज जैसे उसने लिखा है ना, वहां ऑप्शंस लिखे हैं, वैसा का वैसा उठाया है ये। एक है की जगह डबल मात्रा है ना, ऊपर है की जगह हम लगाते हैं, वो भी नहीं हटाएगी। शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेस पसंद करेंगे? पहली बात तो ये छोटे अक्षर है, हमें उसको बड़े करने हैं। क्या करना है? बड़ा करना है। बड़ा करना है तो बड़े करने के लिए, अच्छा, उल्टा भी नहीं देखना, सीधा का सीधा देखना है। बड़ा करना है तो बड़ा करने का काम, एक तो सीधा बनाने का काम कौन करता है? सीधा बनाने का काम अवतल लेंस करता है, लेकिन अवतल लेंस छोटे बनाता है। तो बनाएगा कौन? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बनाएगा? उत्तल लेंस, बड़ा। ठीक है। अच्छा, बड़ा भी एक ही परिस्थिति में बनाता है, जब प्रकाशिक केंद्र, जब वस्तु कहाँ हो? प्रकाशिक केंद्र और किसके बीच में हो? फोकस के बीच में। किसके बीच में? फोकस के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो अब जब यहां आपके सामने डिक्शनरी है तो हम यहां करके ऐसे करके देखेंगे क्या? लगभग लगभग हम उसके पास ही रखते हैं, इतना गैप रखते हैं, उसके ऊपर ऊपर रखते हैं। तो मतलब इतना गैप ठीक होगा, इतना का गैप, यानी लेंस यहां हो, बुक यहां हो, तो
लगभग इतना गैप ठीक रहता है, हम उसके पास से ऐसे ही देखते हैं, इसके ऊपर से ज्यादा ऊपर से नहीं देखते, उसके पास पास से देखते हैं। तो मतलब ये जो बुक है ये इस लेंस और 5 सेंटीमीटर के बीच की गैप में इतनी रह जाएगी, लगभग 50 सेंटीमीटर तो बहुत हो जाएगा, वो बीच में फिर ऊपर नीचे करना पड़ेगा, हमें काफी बड़ा छोटा दिखाई देगा। तो 5 सेंटीमीटर काफी रहेगा। और उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। बढ़िया क्वेश्चन, सोच विचार के करना पड़ेगा। हालांकि आपको कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको इसका आंसर कुछ और भी बता रहे होंगे, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। ये बात की जा रही है कि जब सघन माध्यम से, ये माध्यम है सघन, सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो विलंब से दूर हटती है, विलंब से दूर हटती है, विलंब से दूर हटती है। हम इस कोण को बढ़ाते गए तो ये इधर आती जाएगी, इधर आती जाएगी। हम एक ऐसे लेवल पर ले आए, हम एक यह विलंब हो लिया, ये वैसे सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो जाए। जब ये वाला कोण यहाँ आ जाएगी, ये वाली रेखा यहाँ आ जाएगी तो ये क्रांति कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रांति कोण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री कोण हो जाएगा ये। उस टाइम क्रांति कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होगा, आपतन कोण क्रांति कोण। ये वाली यहाँ आ जाएगी ना तब क्रांति कोण होगा, ठीक है। तो ये यहाँ आएगी तब इस कोण को हम क्या बोलेंगे? क्रांति कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे? क्रांति कोण। यानी मान लिया ये हमने इस पर, मैं चेंज करता हूँ थोड़े पेन का कलर, हमने यहां से ये रेखा आई और ये रेखा आने के बाद इतनी ज्यादा ये विलंब से दूर उठ गई कि इस तरह होगी। अब ये जो कोण है ना, ये आपतन कोण, ये आपतन कोण कौन सा कोण होगा? क्रांतिक कोण। कौन सा कोण होगा? क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण के समय ये जो अपवर्तन का कोण है, ये अपवर्तन का कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। इस कोण को बोलते हैं। अच्छा, इससे भी कोण और बढ़ा दिया जाए, इसकी लेवल और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना बन जाएगी इस तरह। अपवर्तन है लेकिन वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, ठीक है। प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री, आपतन कोण कितना है? 90 डिग्री, कोण I 90 डिग्री है और अपवर्तन कोण 45 डिग्री, अपवर्तन कोण 45 डिग्री है। तो माध्यम का अपवर्तनांक, हमने दूसरा नियम पढ़ा है अपवर्तन का कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात निश्चित होता है। इसे हम क्या कहेंगे? एक माध्यम के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए और एक ही माध्यम के जोड़े के लिए दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब ये अनुपात जो निश्चित होता है इसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। और मैं आपको कल एक शॉर्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रिक मैथ की बता चुका हूं कि आप लोग साइन की और इनकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से हम नजर दौड़ा लेते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90, ये कोण हम ज्ञात करते हैं साइन के लिए, कोस के लिए, टेन के लिए, कोट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए। कौन से भी एंगल की कुछ वैल्यू हमें पता करनी पड़ सकती है। तो हमें ये जो ट्रिक है मालूम होनी चाहिए। अब इतना लिख लिया हमने, ये तो हमें मालूम है इतने इतने पता करने होते हैं। अब देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप स्टार्ट करें 0, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। अब ये मैं सोचना 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो सर? ये बस अपना ट्रिक है, इतना ही याद रखना है। 4 हो गए तो 4 से भाग कर दो, 4 से भाग कर दो। अब रूट कर दो सभी का, क्या कर दो? रूट कर दो। अब 0/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आएगा, 0 का रूट 0। 1/4 की क्या आ जाएगी? 1/2। और ये हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। तो रूट का आंसर हो जाएगा 1/√2। ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। अब ये इस तरफ से यहाँ लिखना शुरू कर दो, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पढ़ाई है, ये यहाँ पढ़ाई है और ये यहाँ जाएगा। अब tan की वैल्यू क्या होती है? tan होता है साइन अपॉन कोस। क्या होता है? साइन अपॉन कोस। साइन पे कोस का भाग दे दो, 0 पे 1 का भाग दिया, 0 पे 1 का भाग दिया तो क्या जाएगा? 0। 1/2 पर भाग दिया किसका? √3/2 का, ये होगा √2/√3, ऊपर जाएगा जब कैंसिल, और 1/√3। ऐसे ये क्या जाएगा? 1। ऐसे ये क्या जाएगा? √3। और 1/0, लाइट का थोड़ा इश्यू है इस वजह से।
ये हो जाएगा √3 और 1/0 मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, इसको यहाँ लिखना, ये अनंत हो जाएगा, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये आ जाएगा 0। अब सेक क्या करना है, कोस का उल्टा, यानी 1 है तो इसको इन्वर्स करना है, 1 है तो ऊपर 1 लगा दो, ठीक है। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3/2 के ऊपर 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसको इन्वर्स करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, अनडिफाइंड 2 √2 2/√3 और 1, ठीक है। लाइट थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ा लाइटनिंग की इश्यू की वजह से लाइट जो है वो जा चुकी है, इस वजह से। तो अब आप साइन आई मतलब साइन 90 और साइन 45 का मान, साइन 90 और है साइन 45 का मान, दोस्तों ये क्रॉस चेक करने में बहुत हेल्प करती है चीजें। जब आप एग्जाम को कर लेते हैं, आप खाली बैठे रहते हैं, तो इसको क्रॉस चेक जरूर करो, साइंस और मैथ को, ये हो सकते हैं क्रॉस चेक, फायदा है ये हमारे साइंस और मैथ के लिए, कितना बड़ा फायदा है कि हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो क्रॉस चेक कीजिए ना, गलती क्यों कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं, एक्यूरेसी बढ़ाइए, एक्यूरेसी आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। साइन 90 का मान कितना है, साइन 90 का मान आ गया 1, साइन 45 का मान कितना आया 1/√2, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा √2, क्या जाएगा √2, बस। निम्नलिखित में से किससे लेंस, निम्नलिखित में से किससे बनता है लेंस, लेंस बनता है दोस्तों फ्लिंट कांच से, किससे बनता है, फ्लिंट कांच से। अब यहाँ दो कांच और है, एक तो पायरेक्स कांच है, पायरेक्स कांच जो है वो थर्मोशॉक इंसुलेटर होता है थर्मोशॉक इंसुलेटर होता है, यानी कि अगर हीट का शॉक लगे तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, काम चला लेता है। तो हम क्या लिखूंगा मैं, थर्मोशॉक इंसुलेटर, ठीक है। इसीलिए इसका यूज किस में करते हैं, किचन वगैरह के बर्तन बनाने में, ठीक है, लैब के बनाने में, जैसे कि बोरेक्स का यूज करते हैं हम, ठीक है। कोबाल्ट कांच, कोबाल्ट कांच का यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है सोडियम जो है, सोडियम अगर इसकी वाष्प जलेगी तो कौन सा कलर देगी, पीला कलर देगी, कौन सा कलर देगी, पीला कलर देगी। तो बहुत सारे से कंपाउंड होते हैं, जैसे पोटेशियम है वो नीली ज्वाला दे रहा है या और तरह की ज्वाला दे रहा है, तो उसमें क्या होता है कि पोटेशियम इतना ज्यादा हो जाए कि वो नीली दिखाई ना दे, तो इसलिए हम वहां कोबाल्ट का यूज करते हैं। कोबाल्ट का यूज करें तो कोबाल्ट इसको क्या कर लेगा, छिपा लेगा पीले वाले को, और जो दूसरा हमें देखना है वो अपने आप बाहर हो जाएगा, बाहर अपने को दिखाई दे जाएगा। तो इसका मतलब इसका यूज करते हैं हम फ्लेम टेस्ट में, किसका यूज कर, कहाँ यूज करते हैं, फ्लेम टेस्ट में। देख लेते हैं कंप्यूटर प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। लाइट आने से जाने से दोस्तों कई बार ये इश्यू हो जाता है कि रुक जाती है वीडियो। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, इसका प्रमुख कारण है, इसका प्रमुख कारण है निरंतर प्रकाश अवशोषित नहीं करता, अपूर्णांक का घटना बढ़ना, तारे के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा आवर्तीय शोषण नहीं, ये घटना बढ़ना मतलब ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो पर्यावरण है वो अनेक परतों में बंटा हुआ है, और अनेक परतों में इनका घनत्व अलग है, घनत्व होने से अलग अलग होने से इनका अपूर्णांक भी अलग है, हल्का हल्का इसमें चेंज आता रहता है, जिसकी वजह से जो प्रकाश जहां से आ रहा है वो अपने लिए स्रोत बदलता हुआ दिखाई देता रहता है, इस वजह से वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस हमें केवल दो ही तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, एक तो कहाँ हो वस्तु, अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो तो ये किरणें आई और कहाँ से पीछे बढ़ाने से यहाँ फोकस बिंदु मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कहाँ तो अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पर। दूसरा कहीं भी हो इसके अलावा तो पीछे बनेगा यहाँ इस तरफ, जैसे कि इस तरह, दूसरी प्रकाश के अंदर से यहाँ, ठीक है। फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, फोकस व प्रकाश केंद्र के मध्य, हमेशा ये कहानी होगी, प्रकाश केंद्र के मध्य। अगर आपको कोई डाउट है इनके अंदर सर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, बहुत आसान अच्छी ट्रिक के साथ अगर आप चाहो तो मैं इस टॉपिक को आपको करवा सकता हूँ, केवल इतने टॉपिक को 5-7 मिनट के एक वीडियो के अंदर,
क्योंकि लास्ट टाइम पे इतनी ही काम चलेगी चीजें, इतना ही फायदा रहेगा। तो दोनों में छोटा बन रहा है। और आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब ये होता है कि कितना बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, कितना बड़ा बन रहा है। तो एम की वैल्यू एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या होती है? हाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, और एच होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। इसको यू वी अपॉन यू से भी रिलेट कर सकते हैं। अब एच डैश हमेशा छोटा है एच डैश प्रतिबिंब ऊंचाई, तो एक से क्या होगा? कम होगा। एक से क्या होगा? कम। अम हमेशा क्या होगा? एक से कम होगा। तो एक से कम होगा। अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता। लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, क्षमता P से ज्ञात की जाती है, P इज इक्वल टू 1/f। और f हमेशा, f क्या है यहाँ? फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। और इस बात को हमेशा याद रखना, फोकस दूरी हमेशा किस में ली जाएगी? मीटर में ली जाएगी। किस में ली जाएगी? मीटर में। तो 50 सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। 50 2, अच्छा 2 डायप्टर, ठीक है। लेंस कौन सा? अवतल लेंस है। अवतल लेंस है तो इसके लिए माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अवतल लेंस में हमने अभी देखा कि दोनों प्रतिबिंब जो है वो इसी तरफ बन रहे हैं, इसी तरफ बन रहे हैं यहाँ। और अगर आप इस तरह ग्राफ बनाओगे तो ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पॉजिटिव की, ये वाली वैल्यू नेगेटिव की, इस तरह वाली वैल्यू पॉजिटिव की होती है, इस तरह वाली नेगेटिव की होती है। तो यहाँ फोकल लेंथ जो है वो किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी, जिसका उत्तर होगा -2 डायोप्टर। प्लस माइनस जरूरी है कि निशान लगाने? हाँ, अगर प्लस माइनस सही नहीं किया तो गलत। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। किसी बिंब है, कोई वस्तु है, उसका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बना है, सीधा बना है और बिंब से बड़ा बना है। अवतल दर्पण है इस बार ये वाला। आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा कहाँ होनी चाहिए वस्तु की स्थिति? देखो, अवतल दर्पण हमेशा ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टे बनाता है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां फोकल लेंथ और ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु हो, वक्रता केंद्र से गुजार दी, पीछे की ओर बढ़ाते हुए ऐसे प्रतीत होती है, ये मिल गई। तो ये एक ही जगह है ऐसी, तो कहाँ होगी? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में? नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में केवल एक ही जगह है। बाकी जितनी भी जगह है, जैसे कि अनंत होली, अनंत व 2f के मध्य होली, 2f पर होली, 2f व f पर होली और f पर होली, ये सारी जगह है। यही कहानी किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। और ये कहानी किसके लिए है? उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। आप याद रखें कि 2f पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनेगा। वस्तु अगर 2f और f पे चली गई तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? अनंत और 2f के बीच में। वस्तु अगर f पर चली गई तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? अनंत पे आ जाएगा। वस्तु अगर अनंत व 2f पे आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? 2f f के बीच में। वस्तु अगर 2f से कहाँ गई? अनंत पे आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? फोकस बिंदु पर। सेम। और एक कहानी ये वाली उत्तल लेंस के लिए भी सेम ही होती है। ये जब वस्तु यहाँ फोकस बिंदु है, यहाँ जब वस्तु रखी हो तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस बिंदु से गुजरेगी, दूसरा प्रकाशीय केंद्र से, ये इसे बढ़ाने पर इस तरह, ठीक है। बता दिया मैंने, एक छोटा सा ट्रिक है, इसको ध्यान में रख के किया जा सकता है। यदि बिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब की स्थिति दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा प्रत्येक प्रतिबिंब का स्वरूप क्या हो? अभी बताया था कि अगर दोनों सेम हैं, यहाँ 2f पर हो वस्तु तो प्रतिबिंब 2f पर बनेगा और सेम साइज का बनेगा, वास्तविक होगा। वास्तविक उल्टा नीचे बनाया ना, उल्टा वस्तु के आकार का, बिंब के आकार का, ठीक है। मैंने नीचे बनाया, ये ट्रिक ही है कि वो ऊपर दिखाई दे रहा है एरो, नीचे वाला एरो दिखाई दे रहा है, तो मतलब उल्टा है। पानी में डूबा हुआ वायु बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? ये पानी में डूबा हुआ बुलबुला जो है, ये वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि जब किरण है वो पानी से चलकर जब वायु के बुलबुले में आ रही है तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, विलंब से दूर हट रही है, और दूर हटाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस करता है। इसे बोलते हैं हम अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। जो किरणों को दूर करता है उसे अपसारी कहते हैं, जो किरणों को पास करता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। तो क्या ऑप्शन ए और सी ऑप्शन ए की बात है क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों एक ही बात है। प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे ज्यादा चांदी गिरती है, हमने पढ़ा है, चांदी का लेप कर दिया सिल्वर नाइट्रेट का और उसके ऊपर रेड कलर,
कौन से पदार्थ का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? जरूरी नहीं है कि हम सभी का याद करें, लेकिन हीरे का सबसे ज्यादा होता है 2.42, तो ये हमें थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। बाकी बड़े बड़े तौर पे थोड़ा ध्यान रखें। वायु का कितना होता है? 1.0003 होता है। और बर्फ का कितना होता है? बर्फ का होता है 1.31। जल का कितना होता है? ये होता है 1.33। एल्कोहल का कितना होता है? एल्कोहल का होता है 1.36। केरोसिन का कितना होता है? केरोसिन का होता है 1.47, 1.44, ठीक है। और तारपिन, तारपिन का होता है 1.47, तारपिन का रहता है, ठीक है। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड का रहता है 1.62 के पास। और फिर आ गया ये अपना हीरा, हीरे का होता है 2.42। कुछ बेसिक्स जो है वो अपने ध्यान में होने चाहिए, और कुछ खास वजह नहीं, ठीक है। मतलब हम उत्तर निकाल पाए। रेटिना का वह बिंदु जहां कोई दृप्त तंत्रिका कोशिका नहीं होती, ऐसा बिंदु है अंध बिंदु। इसका मतलब दृप्त तंत्रिका यहाँ नहीं होती, तो यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देगा। दूसरा, यहाँ एक ऑप्शन में दे रखा है पीत बिंदु। पीत बिंदु जो है वो पीला बिंदु होता है, पीले रंग का, पीला रंग, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? पीत बिंदु कहता है। यहीं से ही दृप्त तंत्रिका निकलती है, यहीं से दृप्त तंत्रिका निकलती है। और इस कारण यहाँ बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब एकदम क्लियर बनता है, साफ बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? साफ बनता है, ठीक है। यहाँ शंकु ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं? शंकु ज्यादा। और शंकु जो है वो रोशनी के लिए, अधिक रोशनी के लिए सुगराई है, रोशनी के लिए सुगराई है। संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये किस पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अभी हमने बताया ये वो केबल है, तो इसमें ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा और ये किरण ऐसे आगे जाती रहती है। ये तो 10th क्लास में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। मनुष्य नेत्र में पाया जाता है उत्तल लेंस पाया जाता है। अब ये वाली साइड भी उत्तल है, हम सामान्य तौर पे इतना नहीं पढ़ते, लेकिन ये वाला भी उत्तल है, ये वाला भी उत्तल है, जिसको क्या नाम दे दिया? द्विउत्तल। क्या दे दिया? द्विउत्तल दे दिया। ये नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? कौन सी रहती है? आवर्ती रहती है दोस्तों। कौन सी रहती है? आवर्ती रहती है। ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट में डाल लेना इस क्वेश्चन को। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस जो है अभी मैंने बताया, अवतल लेंस हमेशा किस तरह के प्रतिबिंब बनाता है? छोटे। किस तरह बनाता है? छोटे, आभासी और सीधे। छोटे, आभासी और सीधे बनाता है, आभासी और सीधा। ये तो ऐसे टॉपिक है झप से उतराना चाहिए आपको। वस्तु से बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है। वस्तु से बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो आप उत्तल लेंस से भी प्राप्त कर सकते हैं, अवतल दर्पण से भी प्राप्त कर सकते हैं। बट होने कहाँ चाहिए ये वस्तु? फोकस बिंदु और लेंस या दर्पण के बीच में होनी चाहिए। तो वस्तु से बड़े आकार का उत्तल दर्पण बना सकता है, अवतल लेंस भी बना सकता, अवतल लेंस नहीं बनाता, अवतल लेंस नहीं बनाता। अवतल दर्पण बना सकता है, उत्तल दर्पण नहीं बनाता। उत्तल लेंस बना सकता है, अवतल दर्पण बना सकता है, और साथ में कौन बना सकता है? उत्तल लेंस बना सकता है। समतल दर्पण तो सेम साइज का बनाता है, उत्तल लेंस बना सकता है। दूसरा वो ऑप्शन नहीं है। वक्रता केंद्र से दूर स्थित बिंदु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र से दूर है वस्तु, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, और वक्रता केंद्र से यानी दूर है, इस तरफ दूर है। अच्छा, अनंत पे नहीं है। अगर अनंत पे होता तो ये अनंत का कुछ कहता, कुछ ना कुछ नाम जरूर आता, लेकिन अनंत पे नहीं है। और हमने अभी पढ़ा था कि जब वस्तु जो है वक्रता के अंदर और अनंत पे चली जाए, वस्तु कहाँ रखी जा सकती है? अनंत पर। अनंत व 2f के मध्य, इस 2f को c बोलते हैं। 2f पर या c पर, 2f या c व f के बीच में, और f पर रखी जा सकती है। जब वस्तु कहाँ हो? 2f पर हो तो प्रतिबिंब 2f बनता है, समान साइज का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ,
वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ। मतलब जिस तरफ वस्तु जा रही है ना उस तरफ प्रतिबिंब उसका उल्टा खिसका दो, जितनी वस्तु जा रही है उतना ही प्रतिबिंब चला जाएगा। तो वस्तु आगे कहाँ, अनंत व 2f के मध्य, एक पीछे आ गया तो प्रतिबिंब एक आगे चला जाएगा 2f व f के मध्य, 2f व f के मध्य ये रहा। और वक्रता के अंदर ये 2f है, इसे क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। मैं ये सारे बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरह। आप लोग मेरे साथ प्रयास कीजिए कि जब मैं बोल रहा हूं इन चीजों को तो आप मेरे साथ दोहराइए। जरूरी नहीं कि आप जोर जोर से बोलिए, लेकिन आप कम से कम बुदबुदा सकते हैं, आप मन में बोल सकते हैं। समझ पा रहे होंगे शायद मेरी बात। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग धैर्य के द्वारा किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित, एक मायोपिक निकट दृष्टि वाली आंख के लिए क्या सही है। अब निकट दृष्टि वाली क्या है, निकट दृष्टि दोष है या क्या है, इसे तो मालूम नहीं चल रहा। झूठी बात, निकट दृष्टि वाली इस लाइन से कुछ भी मालूम नहीं चल रहा, ये तो आपको पजल कर रही है। हाँ, किसी को अगर मायोपिक यानी मायोपिया पता है तो ये क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। इससे आसानी से जरूर पता किया जा सकता है। यह पास की वस्तुओं को साफ देख सकती है, बिल्कुल सही है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकती, बिल्कुल सही बात है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है परंतु रेटिना अब नहीं बनता, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार की आंख का दोष उत्तल लेंस की सहायता से किया जा सकता है। उत्तल लेंस की सहायता से नहीं, अवतल लेंस की सहायता से किया जा सकता है। मैं आपके बारे में उनको बेसिक बता देता हूं। एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसे बोलते हैं क्या, मायोपिया। क्या बोलते हैं इसको, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया। एक होता है दूरदृष्टि दोष। कौन सा, दूरदृष्टि दोष। इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। एक होता है ये मोतियाबिंद। क्या, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को बोलते हैं, इंग्लिश के नाम दोस्तों इनके पढ़ लेना क्योंकि इंग्लिश में आते हैं। कैटेरक्ट, क्या बोलते हैं, कैटेरक्ट बोलते हैं। एक होता है दृष्टि वैषम्य। क्या होता है, दृष्टि वैषम्य या फिर अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता इसे बोलते हैं एस्टेगमेटिज्म। क्या बोलते हैं, एस्टेगमेटिज्म। ये तो नाम हिंदी में सीधा लिखा मिलेगा आपको, देख लेना, एस्टेगमेटिज्म। एक होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। इसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ये क्या इंग्लिश में नाम आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट सही है, निकट सही से दिखता है, दूर नहीं दिखता, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। दूरदृष्टि दोष, दूर का सही दिखता है, निकट का नहीं दिखता, उत्तल लेंस। ठीक है। मोतियाबिंद के अंदर आपको मालूम है लेंस ही बदलना पड़ता है। आजकल इंट्रा ओक्यूलर लेंस लगाए जाते हैं, चेहरे फाड़ की जाती है। और एस्टिग्मेटिज्म, कॉर्निया की गोलाई सही नहीं रहती, अनियमितता हो जाती है, जिसकी वजह से खड़ी और आड़ी रेखाओं में भेद नहीं हो पाता। बेलनाकार लेंस लगाते हैं, बेलनाकार लेंस लगाते हैं। दोनों ही दूरदृष्टि दोष प्लस निकट दृष्टि दोष दोनों मिलेंगे इसके अंदर। तो ये वाला लाइन कैसे पता करेंगे, अवतल लेंस इसमें यूज कर रहे हैं। अवतल लेंस यूज करें तो अवतल का काम है क्या करना, किरणों को फैलाना, किरणों को फैलाना। तो वास्तव में इसका मतलब हो क्या रहा था, वो पहले मिल रही थी किरणें, पहले मिल रही थी, रेटिना पर मिल नहीं रही थी, अब थोड़ी फैला दी तो रेटिना मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब अवतल इस तरह करता है। उत्तल का क्या कैसे करेगा, तो उत्तल ऐसे करेगा कि भाई किरणों को एक जगह मिलाने का काम करता है। तो पहले क्या हो रहा था, पहले किरणें आगे मिल रही थी, पहले किरणें आगे मिल रही थी, अब इनको थोड़ा पहले से लेंस लगा के थोड़ा और क्या कर दिया, श्रिंक करवा दिया, तो पहले मिलने शुरू हो गई। आप क्रॉस चेक जरूर कीजिए दोस्तों। मैथ और साइंस का इतना फायदा है कि हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो क्यों ना हम क्रॉस चेक करें और एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाया जाए। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण 44 डिग्री का कोण है, आपतित, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इन दोनों के मध्य 44 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब ये 22 हो लिया, ये भी 22 हो लिया, दोनों सेम होते हैं। तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब, यह अभिलंब है, और परावर्तित किरण और इन मध्य कोण का दुगुना, 22 का दुगुना 44। प्रश्न आसान है, बस वो घुमा के देने की कोशिश कर रहा है कि हम उलझे। जब धूप वर्षा की बिंदुओं पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है, परिक्षेपण, परिक्षेपण यानी वर्ण विक्षेपण। कौन सा, ये वर्ण विक्षेपण।
कि प्रकाश का जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने मूल 7 रंगों में टूट जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण घटना कहते हैं। अपवर्तन भी होता है कि ये जो पानी की बूंद है, जब इसमें आता है प्रकाश, तो पहले ये प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है और यहाँ ऐसे होता है अपवर्तन, और उसके बाद ये फिर यहाँ से बाहर निकलती है। ये क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आगे जो है ये अपवर्तन की घटनाएं इसमें होती है कहाँ? वायुमंडल में से गुजरता है ये तब, ठीक है। तो आप इसमें वास्तव में तो तीनों ही करेंगे, प्रक्षेपण यानी वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। लेकिन अगर किसी ऑप्शन के अंदर आपको ऐसी कहानी दी हो केवल 1 और 3, तो इसको भी सही ठहराया जा सकता है। इस ऑप्शन में तो डी करेंगे हम सभी, अपवर्तन नाम आ गया। अगर क और ग दिए हो तो ये भी दोनों सही कहे जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष सीधा सीधा कोई रोल नहीं है, अपवर्तन का रोल जरूर रहता है। धूप के चश्मे की क्षमता, धूप के चश्मे की कोई क्षमता नहीं होती, उसका कोई लेना देना नहीं है देखने से वगैरह से, जीरो डायोप्टर इसका उत्तर है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। ये अभिनेत्र लेंस यानी आंख का लेंस किसके द्वारा करता है? ये अपनी फोकस दूरी को खुद ही अपने आप एडजस्ट कर लेती है, इस तरह ये व्यवस्थित होती है कुछ ऐसे। ये वाली जो पेशियां है ना, इसे बोलते हैं पक्षमापी पेशियां। कौन सी पेशियां? पक्षमापी पेशियां, सिलियरी मसल्स। ये खुद ऊपर नीचे फैलाव के द्वारा और कम होके इसकी फोकस दूरी में अपने आप चेंज कर देती है। पक्षमापी पेशियां अपने आप व्यवस्थित कर लेती है। बहुत ही शानदार आंख की कहानी है, बहुत बढ़िया आंख के एक सिस्टम है ये। वह दृष्टि दोष जो आंख की कोर्निया की वक्रता के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्नता के कारण भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। अभी मैंने बताया था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में वो भिन्न नहीं देख नहीं पाते और आंख की कोर्निया जो है वो वक्रता अनियमित हो जाती है, गोलाई सही नहीं रहती। अब देख लीजिए, इसमें नाम ही सीधा नाम आया एस्टिग्मेटिज्म, हिंदी में बोलते हैं दृष्टि वैषम्यता या अबिंदुकता। दृष्टि वैषम्यता या अबिंदुकता। मैं बार बार लिख रहा हूँ दोस्तों, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ कृपया बुदबुदाइएगा ताकि याद रह जाएगा। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर लीजिएगा 1.5 की स्पीड में। पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी, जो वो अंदर डालते हैं, एक कैमरा डालते हैं और अंदर देखते हैं सारा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन व्यतिकरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड होता है। एक तरफ से इसमें लाइट भी की जाती है एक पाथ से और दूसरे पाथ से देखा भी जाता है। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख अवतल लेंस है और फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अनंत पर रखा जाता है। अच्छा, रखी वस्तु बिंब अनंत पर रखी है तो आभासी प्रतिबिंब के लेंस से दूरी कितनी होगी? अवतल लेंस है तो प्रतिबिंब तो आभासी बनेगा, लेकिन बनेगा कहाँ? फोकस बिंदु बनेगा, और फोकस बिंदु कितनी दूर है? 20 सेंटीमीटर दूर है। ये तो बस मस्त प्रश्न है ये, 1 सेकंड में किया जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो ढूंढते रहिएगा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरियों को समायोजित करके दूरियों पर रखी वस्तुओं की फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का कारण है ये समंजन क्षमता। ये मैंने अभी आपको बताया ना कि पक्षमापी पेशियां खुद ऐसा काम कर सकती है। इस क्षमता को समंजन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। सिलियरी मसल्स ये काम करती है। एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है, ठीक है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछे करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है वह है, वो 2 मीटर पर सेकंड पीछे की चाल से चल रहा है, ठीक है। यहां ट्रक खड़ा है, पार्क किए हुए, पार्क हिल नहीं रहा, देख लेना आप बात। ट्रक जो है वो खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा। अगर ट्रक चलता ना इस तरफ और ये पीछे चलती, ये गाड़ी है, यहां पीछे एक ट्रक खड़ा है, ये पीछे एक ट्रक खड़ा है। अब ये गाड़ी पीछे की ओर जा रही है, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जब दोनों आमने सामने आती है कोई चीजें, या आमने सामने की ओर मूव कर रही है, तो दोनों की जो कुल स्पीड जो दिखाई देती है वो वास्तव में जुड़ जाती है। तो ये 0 है, ये 2 है, तो कुल हो गया 2 मीटर पर सेकंड। अगर ये 2 की स्पीड से चल रहा होता तो फिर ये 4 हो जाता। खड़ा है ट्रक, ध्यान रखना इस बात को। क्या है ट्रक?
खड़ा है, चल नहीं रहा। एक पेरिस्कोप में उपयोग में लाए गए दो समतल दर्पणों के किनारों के बीच का कोण होता है। अब पेरिस्कोप मालूम है क्या होता है? पेरिस्कोप मालूम होना चाहिए। पेरिस्कोप इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जिसका उपयोग, जैसे कि मतलब यहाँ अंदर कोई पनडुब्बी में बैठा है तो वो बाहर देखने के लिए, यहाँ एक दर्पण लगा दिया, यहाँ दर्पण लगा दिया, यहाँ से किरण चलेगी, यहाँ इस तरह टकरा जाएगी, फिर यहाँ इस तरह आ जाएगी, यहाँ अंदर दिखाई दे जाएगा बंदे को। ये 45 डिग्री के ऊपर एडजस्ट होते हैं कोण दोनों। इसे बोलते हैं पेरिस्कोप। सुंदर सा छोटा सा बहुत ही शानदार उपकरण दिखाई दे रहा होगा ये आपको। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए प्रतिबिंब वास्तविक और बिंब के आकार का बने? उत्तल लेंस अनंत पर रखा जा सकता है, अनंत व 2f पर, 2f अनंत व 2f के मध्य, 2f पर, 2f f के मध्य और f पर। वस्तु यहाँ रखी हो तो ये सेम बनते हैं दोनों, हमने बात की थी। वस्तु के साइज का बनता है मतलब 2f पर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? 2f पर। और फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, तो 2f हो जाएगी। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। हलवा, हलवे क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है। एक ये समतल दर्पण है और यहाँ लड़की खड़ी है एक 5 मीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर है? 5 मीटर दूरी पर खड़ी है। वह दर्पण की ओर कितना चलेगी? अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर। अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर, यानी यहाँ उसका प्रतिबिंब आएगा तो उससे 2 मीटर, तो 1 मीटर ये हो जाएगा फिर, और 1 मीटर ये हो जाएगा, तभी तो होगा। यहाँ 1 मीटर, यहाँ अगर 1.5 मीटर हो लिया तो 1.5 मीटर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 आधे आधे होंगे, ये कुल 2 मीटर हो लिया ये। तो यहाँ ये 5 है, कितने चलने चाहिए? 4 मीटर चलने चाहिए। क्रॉस चेक जरूर करना, एक्यूरेसी बढ़ाएगी आपके। मैथ साइंस वालों के फायदा है, और सब्जेक्ट में फायदा नहीं है। मैथ साइंस क्रॉस चेक कर सकते हैं। +2d पावर का लेंस -1d पावर के लेंस के संपर्क में रखा जाता है। लेंस निम्नलिखित में से किसकी भांति व्यवहार करेगा? अगर अलग अलग क्षमताओं के लेंस को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उनकी कुल क्षमता उनके बीजगणितीय योग के बराबर होती है। इसका मतलब +2d और -1d है तो टोटल हो जाएगा +1d। ठीक है। अब P क्षमता क्या होती है? 1/f। P कितने दे रखी है? 1 डायप्टर दे रखी है, 1/f, और 1/f क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P f इज हो जाएगा 1/1। इसका मतलब 1 मीटर, 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है। फोकस दूरी तो 1 मीटर आ जाएगी, लेकिन अब ये पता करना है कि लेंस कौन सा है, प्लस में है, और प्लस किसके लिए होती है? अच्छा याद रखना, U जो है ना वो दोनों के लिए माइनस में होती है, क्योंकि U वस्तु हमेशा ही, चाहे प्रतिबिंब ले लो चाहे दर्पण ले लो, इसी ओर रखी जाती है, माइनस की ओर। तो U दोनों के लिए क्या होता है? माइनस होता है। अब आ गया उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। अवतल लेंस और अवतल दर्पण। V की वैल्यू, V की वैल्यू, F की वैल्यू, F की वैल्यू, एक तो लिखा, एक तो आएगी प्लस में और एक आएगी माइनस में। माइनस कितने अक्षर का? 4 अक्षर का। अवतल कितने अक्षर का? 4 अक्षर का। प्लस कितने अक्षर का? 3 अक्षर का। उत्तल कितने अक्षर का? 3 अक्षर का। तो V इसके लिए प्लस में होगी, इसके लिए प्लस में होगी, इसके लिए माइनस में, इसके लिए माइनस में। तो ये प्लस में आई है तो प्लस में उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस कौन सा होता है? किरणों को एक जगह मिलाने का काम करता है। इसका मतलब अभिसारी। अभिसारी लेंस फोकस दूरी 1 मीटर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक हो। आपतन कोण का कोई मतलब नहीं है। आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक हो? नहीं, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हो। हमने बात की थी, इस तरह जब कोई यहाँ से, ये सघन माध्यम हो, सघन से विरल में जाए तो किरण विलंब से दूर हटेगी और इतने एंगल पर आपतित हो कि ये इस तरह इसके पैरेलल हो जाए, यानी ये 90 डिग्री हो जाए। अब इसके बाद ये आगे वाली स्थिति में जब आप नेक्स्ट यहाँ से पास कराओगे तो यहाँ आ जाएगी। अब ये होगा, तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक होता है इसमें। आपतन कोण का कोई मतलब नहीं है, 99 डिग्री हो चाहे वो 199 हो। फोकस दूरी +20, +50, -25 के 3 पतले लेंसों के एक दूसरे संपर्क में रखे जाने लेंसों के निकाय की प्रभावी क्षमता क्या होगी? बीजगणितीय योग के बराबर होगी पहले की। अच्छा, सूत्र जो है P = 1/f, इसमें f जो है हमेशा किस में ली जाएगी? मीटर में। किस में ली जाएगी? मीटर में। अगर आपने सेंटीमीटर में लिख दिया तो उत्तर गलत होगा। तो अगर 20 सेंटीमीटर को
मैं मीटर में बदलूं तो 0.20 आ जाएगा, प्लस में 50 को अगर बदलूं तो क्या आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा, प्लस में अगर ऐसा माइनस है ये तो माइनस लिख देंगे, और 0.25 पॉइंट हटा देंगे 100 आ जाएगा, ऊपर पॉइंट हटा देंगे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे 100 आ जाएगा। 20 पंजे 100, 50 दुए, 25 चौके, 5 और 2 7, 7 में 4 गए 3, प्लस का वैल्यू प्लस का 3 डायप्टर, ये से। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को कहते हैं विवर्तन। 10th क्लास में स्टार्टिंग में मेंशन्ड है। एक बात और ध्यान रखना, विवर्तन ध्वनि किरणों का भी होता है, ध्वनि तरंगों का होता है, ध्वनि तरंगों का ज्यादा होता है, प्रकाश तरंगों का कम होता है। ये किस पर निर्भर करता है, ये जो तरंग है आपकी, उस तरंग के तरंग दैर्ध्य पर, और जो क्या अवरोधक आया है उसकी कोटि पर, कि वो कितना बड़ा है। अगर वो दोनों सेम तरंग दैर्ध्य और उसकी कोटि सेम प्रास में है तो क्या होगा, ज्यादा होगा विवर्तन, अदरवाइज कम होगा। याद रखिएगा इस बात को। मतलब कोटि का मतलब ये है कि वो वस्तु जो है उसका साइज, उसके तीक्ष्ण किनारे जो है वो किस रेंज में आते हैं। यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी है आधी हो जाएगी भाई, 30 है तो क्या हो जाएगी, 60 है तो क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। उत्तल दे रखा है, अभी बताया था उत्तल 3 अक्षर में है तो प्लस आएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं है। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो खालिस्तान के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखता है बड़ा। यहाँ और कुछ भी घटना नहीं होती, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में भी सूरज दिखाई देता है 2 मिनट या 5 मिनट, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। किसी वस्तु का छोटा आभासी व सीधा, किसी वस्तु का दर्पण रखना है, दर्पण। अब दर्पण आपको मालूम है कि उत्तल दर्पण तो हमेशा ही छोटा आभासी यही बनाता है, छोटा आभासी सीधा चाहिए, कहीं पर भी रखा जा सकता है उसे, उत्तल दर्पण में कहीं पर भी रखा जा सकता है। क्या ही तो दृष्टि दोष, दृष्टि वैसे में तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे किसी बिंदु पर फोकसित होता है। नहीं, पीछे अगर फोकसित हो रहा है दृष्टिपटल के पीछे तो उत्तल लेंस से सही करेंगे ताकि वो पहले बनना शुरू हो जाए। और उत्तल लेंस किसके लिए होता है, दूरदृष्टि दोष के लिए। किसके लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, किसी वस्तु पर प्रतिबिंब दृष्टिपटल के आगे किसी बिंदु पर फोकसित होता है। अगर आगे होगा तो हम यूज करेंगे अवतल लेंस ताकि किरणें फैल के और रेटिना पर मिलनी शुरू हो जाए, और वो हो जाएगा कौन सा, निकट दृष्टि दोष। कौन सा, निकट दृष्टि दोष, इसे बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, ये होता है कैटेरैक्ट। क्या होता है, कैटेरैक्ट होता है। कॉर्निया आकृति गोलियां नहीं होती, यही है दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। एक होता है प्रेस बायोपिया। कौन सा होता है, प्रेस बायोपिया। ये होता है जरा दृष्टि दोष। इंग्लिश में इनके नाम याद रख लेना दोस्तों। चलिए, आज की अपनी जो है वो सीट कंप्लीट हो चुकी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ। मैं जल्दी आपके लिए 1 या 2 दिन के अंदर मैथ के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दूंगा, या हो सकता है कि भाई जिस हिसाब से चल रहा है वो आज स्टार्ट कर दिया जाए या इससे पहले अपलोड कर दिया जाए, बट वी विल ट्राई टू मेक इट फास्ट। सो तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठंड में मजे से रजाई में घुसे रहिए, बढ़िया मस्ती से पढ़ते रहिए, कोई कहीं किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी, एग्जाम तक हमें हिलना भी नहीं है रजाई से। चलिए दोस्तों, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय श्री राम।